हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय का मतलब होता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वृज्ज गुणनखंड विधि। इनमें से किसी एक विधि से हल ज्ञात कीजिए कह रहा है। चौथा प्रश्न का पहला भाग है ये। प्रश्न क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 का ये पहला प्रश्न है, पहला भाग है। इस प्रश्न को सबसे पहले क्या बनाने के लिए बोला है, प्रश्न क्रमांक 4 रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो बीजगणितीय विधि जैसी मैं आपको बताया हूं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वृज्ज गुणनखंड, इनमें से इन तीन विधियों में से आपको जो विधियां अच्छा लगे उसी विधि से आप प्रश्न क्रमांक 1 को हल कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या पूछा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। यहां पे बोला है मासिक व्यय का एक नियत भाग है। तो मासिक में यानी कि माह में, एक माह में एक नियत रुपए लगेगा, वो रुपए हमें ज्ञात करना है। अभी अज्ञात है कि जो एक माह का नियत रुपए होगा वो लगेगा, जो भी रुपए लेता होगा। कौन? छात्रावास, एक व्यक्ति के लिए, एक छात्र के लिए। ठीक है ना, छात्रावास का मतलब जहां छात्र विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका अलग रुपए अदा करना पड़ेगा। किसको? विद्यार्थी को। तो नियत व्यय जो है वो अलग है, अब प्रतिदिन भोजन करता है उसका मूल्य अलग देना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे मानते हैं, माना नियत व्यय, नियत व्यय x रुपए मान लेते हैं, जो कि ये एक माह में देना होता है। मासिक में मतलब एक माह में देना होता है। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है हम y रुपए मान लेते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। नियत व्यय x रुपए मतलब एक माह में जो भी विद्यार्थी है वो भोजन करे या ना करे उसको x रुपए देना ही पड़ेगा। ये होगा आपका नियत व्यय। तथा भोजन करेगा, प्रतिदिन जो भोजन करेगा है ना, उस भोजन का मूल्य अलग देना पड़ेगा, अलग अदा करना पड़ेगा वो रुपए। तो नियत व्यय क्या है, मासिक में जो है, एक माह में जो है x रुपए देना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पे लिखा भी गया है नियत व्यय क्या है, x रुपए है। तथा प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो y रुपए है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं और हल करते हैं। क्या बोला है प्रश्न, तो देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास को 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए, एक विद्यार्थी ए है, वो कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है। तो उसे कितना रुपए अदा करने के लिए बोला है, यहां पर आप देख सकते हो 1000, और 20 दिन भोजन करता है तो उसे नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा, जो कि नियत व्यय x है। तो यहां पे हम लिखेंगे जो नियत व्यय है, लिख सकते हो प्रश्न से, क्योंकि हम अब प्रश्न से हल कर रहे हैं इसलिए यहां पे सबसे पहले लिखे प्रश्न से। नियत व्यय क्या माने, हम देख सकते हो x रुपए। तो वो भोजन करे या ना करे उसे एक माह में x रुपए देना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, x रुपए किसके लिए है? विद्यार्थी ए के लिए है। और विद्यार्थी ए जो है कितने दिन भोजन किया है? 20 दिन। ठीक है, तो हम प्रतिदिन भोजन का जो मूल मान है, क्या मान है, आप देख सकते हो y रुपए, ये देख सकते हो y रुपए। ठीक है, देख लिए है ना, प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका क्या मान है, हम y रुपए मान लिए हैं।
मूल जो है y रुपए है। तो यहां पर विद्यार्थी कितने दिन भोजन किया है? विद्यार्थी ए 20 दिन बोला है। आप प्रश्न को फिर से देख लीजिए, ये देखो 20 दिन, तो 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर हम एक्स हमारा क्या है? नियत व्यय है ना, प्रश्न जो बोला है उसके हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स क्या है? नियत व्यय है, जो कि आपको एक माह में देना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी उस छात्रावास में रहता है उसको एक महीने में एक्स रुपए देना ही पड़ेगा, वो भोजन करे या ना करे, इसलिए ये तो जुड़ेगा ही, है ना, एक्स रुपए। फिर जो भोजन करता है प्रतिदिन उसको वाई रुपए देना पड़ता है। तो 20 दिन भोजन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 20 वाई हो जाएगा, 20 गुणित वाई, ठीक है, मतलब 20 वाई बराबर कितने रुपए अदा कर रहा है विद्यार्थी ए? तो 1000, इसलिए बराबर 1000। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समीकरण नंबर 1 को अच्छा से समझ गए हैं। देखिए वीडियो लंबा होगी लेकिन आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक भाई कमेंट्स किया है कि मुझे प्रश्न तो समझ में आ गया है लेकिन लास्ट में समझ में नहीं आया है और प्रतिस्थापन ही विधि है। तो आज हम इस जो समीकरण है इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया हूं बीजगणित विधि से हल करना है। तो बीजगणित विधि का क्या कहलाता है? विलोपन, प्रतिस्थापन और वृज्ज गुणनखंड विधि। इनमें से आपको जो विधि अच्छा लगे, प्रश्न क्रमांक 4 की पहला भाग को दूसरा भाग को आप कर सकते हो। विलोपन विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, वृज्ज गुणनखंड विधि से कर सकते हो। तो आज हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा दूसरा विद्यार्थी जो है वो दूसरा विद्यार्थी देखते हैं बी। ये देखिए, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहां पर जो सेकेंड समीकरण बनेगा, देखिए उस बी विद्यार्थी को x रुपये तो माह में देना ही पड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा? 26 दिन भोजन करता है तो भोजन प्रतिदिन भोजन का जो मूल है हम क्या माने हैं? y रुपये। तो यहां पे हो जाएगा 26 गुणित y, यानी कि 26y बराबर उसको कितना रुपए अदा करना पड़ा है विद्यार्थी बी को? तो आप देख सकते हो 1180। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, विद्यार्थी बी के लिए 1180 रुपये। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बराबर 1180 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर कितना है? दूसरा है। इस तरह से ये जो समीकरण बने हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये हैं आपके रैखिक समीकरण युग्म, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 बोला था कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो ये दोनों समीकरण है क्या? रैखिक समीकरण युग्म। अब इसको बीजगणित विधि से हल कीजिए, ये बोला है प्रश्न क्रमांक। आपको मैं फिर से दिखा दूं, प्रश्न एक बार देख लीजिए। देखिए क्या बोला है? समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म बन गया है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं। अब इसको बोला है कि किसी बीजगणित के विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, वृज्ज गुणनखंड। तो आपको इन 3 विधियों में जो अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हो। तो आज की इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे। ये कौन सी विधि है? और प्रतिस्थापन विधि, इसलिए समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 को भी पक्षांतर कर सकते हो। आपको जो समीकरण यहां पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दिया है, इनमें से किसी एक समीकरण को पक्षांतर करना होता है। देखिए समीकरण दिए रहते हैं रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको जो है प्रतिस्थापन विधि को समझना है, ये नहीं कि आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न तो कोई भी हो सकते हैं, समीकरण तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या समझना है? विधि। तो इसका विधि क्या है? 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को पक्षांतरण करना होता है, ठीक है। तो जो समीकरण आपको ठीक लगे उस समीकरण को आप पक्षांतरण कर सकते हो। x का मान निकाल सकते हो, y का मान निकाल सकते हो। आप x का मान निकालना चाहोगे तो x का भी निकाल सकते हो, y का मान निकालना चाहो तो y का भी निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं समीकरण नंबर 1 को लिया हूं। आप चाहो तो 2 को भी ले सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि 1 को ही लेना है, जो उचित लगे उसको लेना है, लेकिन किसी एक समीकरण को पक्षांतर करके x या y का मान निकालना है। तो यहां पर मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालता हूं, आप y का भी निकाल सकते हो, ये नियम है। तो अगर आपको मेरी विधि ही अच्छा लगे, जैसे कि ये सवाल अच्छा लग रहा है, जो इस विधि से हम x का मान ही निकाल रहे हैं, समीकरण नंबर 1 को ही पक्षांतर करेंगे, तो आप नेक्स्ट सवालों को भी क्या करना? समीकरण नंबर 1 से लिख के समीकरण नंबर 1 से ही x का मान निकाल लेना। तो चलिए निकालते हैं। यहां पे दिया है, देखो समीकरण नंबर 1 ये है, ये दिया है x, तो क्या हो जाएगा? x फिर बराबर क्या है यहां पे? 1000। तो बराबर हम क्या करेंगे? 1000, ठीक है। उसके बाद पक्षांतर करने के लिए बोला था मैं, है ना। तो यहां पे धन 20y है, तो ये बराबर की साइड आ जाएगा। तो ये पक्षांतर हो रहा है, कौन? धन 20y। तो ये धन में है तो ये हो जाएगा ऋण
20y, क्योंकि हो रहा है पक्षांतरण। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर कितना, 3। ठीक है, ये आ गया आपका x का मान। अभी ये वास्तविक मान नहीं है, देख सकते हो x बराबर 1000-20 आया है। ठीक, अब ये जो x का मान आया है समीकरण नंबर 3 में, इस मान को आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हल किए हैं तो उसको रखना है, जो x का मान आएगा उसको 2 में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x के मान को समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो देख सकते हो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले दिया है x, ये समीकरण नंबर 2। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे अब, x का मान। तो x बराबर क्या आया है, 1000 है ना, ऋण 20y। तो ये x दिया है, उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1000 ऋण 20y। ठीक है, x के स्थान पे क्या रख दिए, जो ये x बराबर आया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है धन समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिखिए धन। फिर क्या दिया है 20y, तो यहाँ पे लिखिए 26y दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 26y। ठीक, फिर दिया है बराबर 1180, तो बराबर 1180। इस तरह से हम x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दिए हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छा से समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहां पे है 1000, तो 1000 लिखिए, ऋण का 20y और धन का 26y आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 26 में 20y घटेगा, बचेगा कितना, धन का 6y, क्योंकि 26 बड़ी है, 26 में धन का चिन्ह है, इसलिए धन का 6y बचेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां भी आप अच्छा से समझ गए हैं। फिर क्या है, बराबर 1180, 1180। ठीक है, यहां से y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, मैं पक्षांतरण बस लिख दिया हूं, आप करने पर लिख लेना जब भी आप सवाल हल करोगे तो। ठीक है, तो हमें y का मान चाहिए, इसलिए ये 6y को यहीं रहने देंगे, इसी पक्ष में 6y। फिर बराबर 1180 को लिखेंगे बराबर 1180। उसके बाद ये 1000 है बराबर के साइड, तो पक्षांतरण हो रहा है, तो 1000 जो है अभी धन में है, धन का है, तो ये इस साइड आएगा तो ये ऋण का हो जाएगा, ऋण 1000 इस तरह से। ठीक है, ये एक शून्य है, 1000 है, मतलब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y बराबर 1180 में कितना घटेगा, 1000 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 180 बच जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, 6y बराबर 180। यहां से क्या होगा, y का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे y बराबर 180 है। अब ये जो 6 है y के साथ गुणा के रूप में है, तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा बटे में, जिसे हम भाग रूप कहते हैं। बटे का रूप भाग का रूप होता है। ठीक है, भाग कहलाता है जो बटे में रहता है। तो ये 6 कहाँ आ गया, ये बटे में, बटे 6, 180 बटे 6 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, भाग दे देते हैं, तो 6 एकम 6, 6 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 18 को काटिए और यहाँ पे लिखिए 3। इस तरह से देख सकते हो ये शून्य नहीं कट रहा है, तो y बराबर अब क्या आ गया, 30 आ गया, क्योंकि ये 3 और ये शून्य है, तो इस तरह से y का मान आ गया 30। ये आपका किसका मान है, y का मान है। अब ये जो y का मान आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब हमारा जो समीकरण नंबर 3 है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या है समीकरण नंबर 3, देखिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। जब समीकरण नंबर हम 1 को पक्षांतर करके निकाले थे, क्या है, x बराबर 1000 ऋण 20y, ये है आपका समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हमें y का मान रखना है, इसीलिए यहाँ पे हम समीकरण नंबर 3 को सबसे पहले लिखेंगे। तो समीकरण क्या है 3 दोस्तों, आपको मैं दिखाया हूँ, x बराबर 1000 ऋण 20y, ये आपका समीकरण नंबर 3 है, जैसे कि आपको मैं बताया भी हूं और दिखाया भी हूं।
समीकरण नंबर 3 कहाँ से बना है? समीकरण नंबर 1 को जब पक्षांतरण किए थे तो x का मान आया था, जिससे हम दिए थे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हमें किसका मान रखना है? y का मान रखना है। तो हमें ज्ञात होगा x का मान, क्योंकि यहाँ पर ये x का अधिकल्पित मान है। ये x बराबर 1000 ऋण 20y ये अधिकल्पित मान है। तो यहाँ पर जब हम y का मान रखेंगे तो x का वास्तविक मान हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या है? x है तो x बराबर है तो बराबर 1000 है तो 1000 ऋण कितना दिया है? 20 गुणित क्या है? y है ना, 20 गुणित y है, यहाँ पर 20y है। तो y का मान आप देख सकते हो क्या आया है? यहाँ पे 30 आया है। तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब x है तो x लिखिए, फिर बराबर 1000 है तो 1000 ऋण 20 गुणित 30। तो 20 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ऋण है तो ऋण हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि चिन्हों का गुणा पहले किया जाता है। तो 20 में ऋण है और 30 में धन है, तो ऋण और धन का गुणा हुआ तो आया ऋण। 20 का गुणा 30 के साथ होगा तो आएगा कितना? 3 दूना 6। इस तरह से 20 का शून्य 1 और 30 का शून्य 1, इस तरह से आएगा 600। 20 का गुणा होगा 30 के साथ। तो यहाँ पर क्या आ गया फ्रेंड्स? x बराबर 1000 ऋण 600। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर आप 1000 ऋण 600। तो 1000 में देखो ये x बराबर है तो x बराबर लिख लिए, 1000 ऋण 600 कह रहे हैं। तो 1000 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। तो ये है आपका किसका मान? x का मान। ठीक है, और आपका y का मान आया है 30। ये देख सकते हो x बराबर आया है 400। तो फ्रेंड्स हम x को क्या माने थे? आपको याद है x को माने थे हम नियत व्यय, है ना। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए x को क्या माने हैं? माना नियत व्यय x रुपए है। तो जो आपका व्यय आया है, नियत व्यय आया है, वो क्या है? x बराबर आया है 400। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत व्यय क्या माने थे? x। तो x बराबर आया है 400। तो नियत व्यय जो होगा वो 400 रुपए होगा, इसलिए 400 रुपए। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या माने थे? y रुपए। तो y बराबर आया है, आप देख सकते हो 30 आया है ना। तो प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 30 रुपए होगा। तो इस तरह से फ्रेंड जो विद्यार्थी उस छात्रावास में रहेंगे तो उसको नियत व्यय जो है 400 रुपए देना पड़ेगा और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपए देना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह जो सवाल है अच्छा से समझ में आया है और आप प्रतिस्थापन विधि को भी अच्छा से समझ पाए हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है या नहीं। वीडियो हो गया है लंबा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाने की कोशिश किया हूं, इसीलिए वीडियो लंबा हुआ है। तो मैं माफ़ी चाहता हूं वीडियो लंबा हुआ है उसके लिए। लेकिन आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और एक जरूरी बात और यार, आप कमेंट्स करके हमें नहीं बताते हो कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे नंबरों से पास हों।